हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @बायोमेड। आज की हमारी वीडियो का टाइटल रहने वाला है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का कोई और नाम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा मेथड है विच इज़ गोइंग टू bypass which is going to bypass the whole oxidative pathway, whole respiration cycle। जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो उसको पूरा bypass कर सकता है ये method, ठीक है। So before starting the video, do not forget to like, share and subscribe my channel. If you find it more informative, do share, do subscribe the channel, do ask other people also to subscribe this channel. Okay, so pentose phosphate pathway जो है, आपने बहुत से लोगों ने नहीं सुना ये नाम, क्योंकि हम 11th क्लास में भी इसको कम ही पढ़ते हैं, हायर लेवल पे इसको पढ़ते हैं। या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी हम इसको कहते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन मेथड। एक ऐसा सेलुलर रेस्पायरेशन मेथड है विच इज़ गोइंग टू बाईपास, ठीक है। एक ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन मेथड है जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल दोनों को ही बाईपास करने वाला है, ठीक है। यानी जितने एटीपी एक सेल इस पाथवे को यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, उतने ही वो कर रहा था ग्लाइकोलाइसिस में। बट दिस इज अ सिंगल ऑक्सीडेटिव पाथवे। इसको हम सिंगल ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोलते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जितना यानी 36 एटीपी हमारे यहाँ ये बना रहा था, और ये पाथवे जो है वो 35 एटीपी के करीब बना देगा, बट विद इन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ईटीसी पाथवे, बहुत सारे पाथवे हो रहे थे, राइट। ये इस तरह का नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल पाथवे है और सिंगल पाथवे ही पूरा जो है 35 एटीपी के करीब प्रोड्यूस कर देता है। इसके नाम क्या क्या हैं देखिए। ये साइकिल, जैसे कि अभी हमने जो भी साइकिल देखी है, चाहे हम फोटोसिंथेसिस में देखें, चाहे हम रेस्पिरेशन में देखें, सो दिस साइकिल इज ऑल्सो हैविंग मेनी नेम्स, ठीक है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो है 5 कार्बन शुगर जो है बहुत सारे रीजनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे के साथ साथ इसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं, ठीक है। शंट का मतलब है क्योंकि इससे मेथड से डायरेक्टली जो है वो हेक्सोस शुगर प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए भी बोलते हैं। साथ ही साथ दिस मेथड इज़ नॉट ओनली, क्योंकि अभी मेथड बताने से पहले मुझे और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में डिस्कस करनी है। दिस मेथड इज़ मोर एनाबॉलिक प्रोसेस देन अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, लेकिन इस प्रोसेस को हम ज़्यादातर एक एनाबॉलिज्म की तरह देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ प्रोड्यूस होगा। यू विल फाइंड दैट इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रिकर्सर्स फॉर्मिंग आरएनए एंड डीएनए, यानी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स चाहिए वो प्रोड्यूस होंगे इसमें। साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेथड ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन भी फॉर्म होते हुए दिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे हेक्सोस शुगर, बहुत सारे पेंटोस शुगर इसमें बनेंगे, एराइथ्रोज इसमें बनेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये एनाबॉलिक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिक। आगे आइए, साथ ही मैंने बता दिया इसमें सिंगल ऑक्सीडेटिव पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। This pathway was discovered by many co-workers and scientists, mainly Warburg and Dickens, ठीक है। They have discovered this pathway, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेम जो है ऑब्जर्वेशंस पाई इस पाथवे के बारे में। और जनरली दिस पाथवे इज़ फाउंड इन एज अ अगर हम बात करें एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस मेथड, अगर बोलें कि ये पाथवे कहाँ पर होता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज फॉर्म होता है इन दिस मेथड। अगर हम बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरह ये प्रेजेंट होता है लिवर सेल्स में, एडर्नल कॉर्टेक्स में यानी किडनी में, ठीक है, किडनी में, किडनी सेल्स में, एंड रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में, ठीक है, होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है यानी जहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। ग्लूकोज बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, मेनली द ग्लिसरॉल
अगर ग्लिसरॉल से बन रहा हो तो, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं, और फैटी एसिड से बन रहा हो तो। ऐसा कब होता है, जैसे आप अगर फास्टिंग पे हैं, ठीक है, अगर आपकी फास्टिंग पे यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम कम है, तो उस केस में क्या होता है, ये मेथड फॉलो होता है और उसमें फैट जो है वो आपके कन्वर्ट होते हैं कार्ब्स में और प्रोवाइड करते हैं आपको एनर्जी। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को शुरू करते हैं, देखते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है क्या। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे शुरू होता है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इट यूटिलाइज एन एटीपी। देखिए ये तो ग्लाइकोलाइसिस का भी एक स्टेप है जहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होता है और एडीपी बन जाता है, यानी एक एटीपी तो यहाँ पर यूटिलाइज हो चुका है, ये यूज हुआ है, बना नहीं है। ठीक है, then glucose 6 phosphate is going to convert into a new product which is not of glycolysis, जैसे कि 6 phospho glucolactonate, and then it is going to produce 6 phosphogluconate। ठीक है, अभी तक ये जो शुगर है वो 6 कार्बन शुगर है, और देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके, नाउ यहाँ तक इस जो साइकिल है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यानी पीपीपी पाथवे जो है, ये पाथवे में 2 फेजेस है। एक आपका ये ऑक्सीडेटिव फेज जो कि चल रहा है, यहाँ तक क्या फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज है। ऑक्सीडेटिव फेज मतलब ये जो आपके सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक NADP जो है उसको ये रिड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और NADPH बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इस स्टेप में भी जब ग्लूकोनेट राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो NADP जो है वो NADP प्लस जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से एक ग्लूकोज से निकल गया। ऐसे होते होते एक एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कम होता जाएगा और ये ग्लूकोज जो है वो आपका यूटिलाइज पूरा हो जाएगा। अगर हर बार एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ओवरऑल ग्लूकोज को पूरा टूटने के लिए इस साइकिल को कितनी बार होना पड़ेगा, 6 टाइम्स। बट दिस इज ओनली द 6 टाइम्स यानी इसको होना पड़ेगा, बट अभी हमने पूरी बात नहीं की है, अभी ये तो ऑक्सीडेटिव फेज है। अब इस फेज के बाद क्या आता है, रीजनरेटिव फेज। लेकिन ये जो राइबुलोज बना है ना, ये आपका प्रिकर्सर है फॉर द मेटाबॉलिज्म टू फॉर्म RNA एंड DNA। ये यहाँ से बाहर निकल के RNA DNA यानी न्यूक्लियोटाइड बना सकता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं रेड पेन पे यानी अपनी साइकिल पे। राइबुलोज 5 फॉस्फेट यानी 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर जो है वो आइसोमर बनाएगी अपने, दैट इज राइबोज एंड साथ ही साथ ज़ैल्यूलोज, दैट इज बोथ 5 कार्बन शुगर। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कंबाइन होके ये क्या बनाएंगे, राइबुलोज, और ये अब जो फेज में बात कर रही हूँ जहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ क्या बन गया है, राइबुलोज और राइबोज और ज़ैल्यूलोज, यानी ये जो 5 कार्बन शुगर है, राइबोज एंड ज़ैल्यूलोज, दैट इज 5 कार्बन बोथ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 5 और 5 10, यानी अभी 10 का कुछ बनाएंगे, यानी 7 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, एंड दैट 7 कार्बन इज सेड्यूहेप्टिलोज एंड 3 कार्बन इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वहाँ भी बनता है। सो दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैन एंटर टू द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ठीक है, यानी ये यहाँ से बाहर निकल सकता है और ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है, और हो सकता है वो साथ में मिलके कुछ और भी बना दे। ठीक है, दैट इज 7 के बाद क्या आएगा, 6 कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा यहाँ पर, और साथ में 6 कार्बन के बाद कितना बचा, 4 कार्बन एराइथ्रोस 4 फॉस्फेट। आप देख सकते हैं ये सारे क्या हो रहा है, ये पेंटोज शुगर रीजनरेट हो रही है और हेक्सोज शुगर भी रीजनरेट हो रही है। ये जो है वो आपका ग्लूकोज बना सकता है
ठीक है, बाय द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मेथड। रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का अगर रिवर्स में ये चला जाए, या तो ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में चला जाए या फिर ये जो है आपका फर्दर जो है रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में भी जा सकता है, रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज बना देगा, देन दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये फिर क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा, यानी ग्लूकोज जो है वो बन रहा है आपका। ओके, इस मेथड से। ऐसा भी हो सकता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो आपका जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर गया, ये आपका क्या है, ऐसा भी हो सकता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंटर कर जाए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस मेथड में और पायूरेट बन जाए। ठीक है, सो कहीं से भी जा सकते हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट बन रहे हैं, राइट। सो दिस होल, अब राइबोलोज के बाद ये जो पूरा है ये आपका क्या है? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। इसे हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है और ये रीजनरेटिव फेज भी है। ठीक है, इसीलिए ये पाथवे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल्स के लिए। रेदर देन ग्लाइकोलाइसिस, मेजॉरिटी जो है वो ये भी फॉलो करती है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल मेजर टाइम पे ये वाला पाथवे भी फॉलो होता है। और ये आपका ऐसा नहीं कि कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स ये कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है ये फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया कि जो ग्लूकोज है वो आपका यहाँ पर नो ऑक्सीडेटिव फेज में अगर एक ग्लूकोज से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रही है, यानी आपका ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं? ग्लूकोज में कार्बन मॉलिक्यूल हैं 6। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेटिव फेज में एक कार्बन निकल रहा है इन पे। ठीक है, जब तक ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक तो साइकिल यूटिलाइज नहीं हुई। ठीक है, ऐसा होने के लिए इस साइकिल को होना पड़ेगा 6 टाइम्स। और एक टाइम पे यानी 1 टाइम में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज कितने NADPH रिलीज कर रहा है? 2। ठीक है, और 6 टाइम में कितने रिलीज करेगा? 12। ओके, 12 NADPH मॉलिक्यूल। यानी अगर ये साइकिल आपकी, अगर ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पूरा होता है तो ये 12 NADPH मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और 12 NADPH मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 12 NADPH मॉलिक्यूल का मतलब है कि टोटल ATP कितने? 36 ATP। बट मैंने आपको बताया ये एक ATP यहाँ पर ऑलरेडी यूटिलाइज हो जाता है, इसका मतलब टोटल 35 ATP जो है वो बनते हैं। 60% ऑफ द ATP ऑफ अ सेल, ठीक है, 60% ATP ऑफ अ सेल इज प्रोड्यूस बाय दिस पाथवे। ठीक है, सॉरी 60% ऑफ नॉट ATP, गलत बोल गए हम, 60% ऑफ NADPH is produced by this pathway. Hence, that pathway is useful, and many of the precursors for RNA, DNA, for glucose formation, for glycogen formation, for many hexose sugar formation, for many pentose sugar formation is formed in this process. It is very important for the RBCs to increase their shelf life. RBC सेल के लिए शेल्फ लाइफ इंक्रीज होने के लिए पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेंस दिस पाथवे इज ऑल्सो एज वेल एज इम्पॉर्टेंट एज द ग्लाइकोलाइसिस मेथड। ठीक है, इसीलिए इस पाथवे को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है और ये मेथड भी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को यहीं इतना ही एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेथड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन मेथड ही है, बट इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।